हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख रहे थे, जिसमें एंशिएंट इंडिया का पार्ट कर रहे हैं। तो जिसमें कि 32 क्वेश्चन हो चुका है पार्ट वन में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जा करके देख सकते हैं। और यहाँ हम उसका पार्ट टू शुरू करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू होगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्टम। तो इसका जो आंसर है वो पांचवा भी हो सकता है, छठवां भी हो सकता है। एक्चुअली क्या था कि जो बोधि वृक्ष था उसको शशांक नाम के एक राजा थे, शशांक ने उसे नष्ट कर दिया था। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ था कि दो बार अशोक ने वहाँ पे फिर से वृक्ष को लगवाया था, जो पीपल का पेड़ था। दो बार अशोक ने लगवाया था, एक बार पुष्यमित्र शुंग ने लगवाया था, और एक बार पुरुवर्मा नाम के एक राजा थे, उन्होंने लगवाया था। और अभी आप जो देख रहे हैं वो कनिंघम ने लगवाया है उसको। ठीक है, कनिंघम ने लगवाया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो छठवीं पीढ़ी का है। तो अब इसका आंसर शायद बीपीएससी ने, जो अभी एग्ज़ाम 2008 में हुआ था, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेगास्थनीज दूत था, सेलुकस का, सिकंदर का, डेरियस का, यूनानियों का, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर है वो सेलुकस का है। जो मेगास्थनीज था वो एक यूनानी राजदूत था, जिसको सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसी ने इंडिका नाम की बुक लिखी थी। हमने जब प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन को पहले वाले पार्ट में अपने इसके बारे में मैंने बताया था, इसके मेगास्थनीज के बारे में। तो इसने इंडिका नामक बुक लिखी थी, जिसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के बारे में अच्छे से वर्णन किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट था, जालौक, अवंतीवर्मा, नंदीवर्धन और बृहद्रथ। तो इसका जो आंसर है वो है बृहद्रथ। देखिए, मौर्य वंश जो था, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या करके ही जो पुष्यमित्र शुंग था, इसका एक सेनापति था बृहद्रथ का, पुष्यमित्र शुंग। इसे पुष्यमित्र शुंग ने ही इसकी हत्या करके बृहद्रथ की शुंग वंश की स्थापना की थी, शुंग वंश की नींव डाली थी। ठीक है, तो ये है इसका। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह और जिसको गिरिव्रज भी बोलते हैं, चंपा। तो इसका जो आंसर है वो है राजगृह। देखिए, मगध पर जो पहला शासन करने वाला जो वंश था वो था बृहद्रथ वंश। ठीक है, बृहद्रथ वंश था, और बृहद्रथ का ही पुत्र था जरासंध। जरासंध ने ही अपनी राजधानी को अपनी राजधानी राजगृह, गिरिव्रज में, जिसको गिरिव्रज भी बोलते हैं, उसी ने इसको राजधानी बनाया था, राजगृह को। और वो आपने पहले पार्ट में भी पढ़ा होगा, देखा होगा तो, कि इसी राजगृह को उदयन जो था, उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि उदयन ही था जो उसने राजगीर से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया था। तो मगध को जो प्रारंभिक राजधानी बनाने वाला था वो था ये जरासंध ही था, जो बृहद्रथ वंश से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। तो इसका जो आंसर है वो है बी, बिहार। एक्चुअली क्या था कि इस उदंतपुर शिक्षा केंद्र की स्थापना पाल वंश का संस्थापक जो था गोपाल, उसी ने किया था। ठीक है, तो ये काफ़ी वहाँ पे शिक्षा के लिए उस समय काफ़ी फेमस था उदंतपुर शिक्षा केंद्र। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ, खारवेल, हुविष्क और बृहद्रथ। तो इसका जो आंसर है वो है खारवेल। देखिए, खारवेल जो था वो खारवेल के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उसका एक अभिलेख था, हाथी गुम्फा। ठीक है, हाथी गुम्फा उसका एक अभिलेख था, हाथी गुम्फा में मिलता है, जो कि प्राकृतिक भाषा में था। उसी से सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिलती है, खारवेल के बारे में। तो उसी में ये चीज़ वर्णित है, जिससे पता चल जाता है कि वो जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव रखता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, जोती हुई भूमि। तो इसका जो आंसर है वो है बिना जोती हुई जंगली भूमि। ये देखिए, ये अपरहत जो है वो गुप्तकालीन जो व्यवस्था थी ना,
उसी का एक अंग है ये। उसी में जो उसकी व्यवस्था थी, राज व्यवस्था थी, अपरहत उसी में चर्चित था, जिसके जो जंगली भूमि जो थी, जो जिसको कभी जोता ना गया हो, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था अपरहित। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी 515 से 520, 522 से 529, 545 से 552 और 592 से 597। तो इसका जो आंसर है वो है ए। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है ये जो सुनियन था वो 518 से 520 ईस्वी के आसपास में आया था भारत। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। आइए देखते हैं। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह, राम सिंह, मती सिंह, श्याम सिंह। तो इसका जो आंसर है वो है ए। दरअसल हरि सिंह जो थे वो कला और साहित्य को के महान संरक्षक थे। हरि सिंह जो कर्नाट वंश से संबंधित है। ठीक है, आइए अब अलग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जूनागढ़, भीतरी, नासिक और सांची। तो देखिए इसका आंसर ए है जूनागढ़। देखिए रुद्रदामन से संबंधित जूनागढ़ अभिलेख ही है जो जिसके बारे में, रुद्रदामन के बारे में जिससे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो ये जो जूनागढ़ था, इसमें जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन के विजय के अभियान और शासन आदि के बारे में बढ़िया से लिखा हुआ है जूनागढ़ में। प्राकृतिक इसमें जो है ब्राह्मी और संस्कृत भाषा का इस्तेमाल हुआ है। और एक चीज़ और जानने लायक है, इसमें जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें अशोक और स्कंदगुप्त के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये दोनों भी कभी अगर क्वेश्चन में आ जाए तो ध्यान रखिएगा कि जूनागढ़ अभिलेख में अशोक और स्कंदगुप्त के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। रुद्रदामन तो खैर था ही। जूनागढ़ ये गुजरात में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और रामगुप्त। तो इसका जो आंसर है वो है सी, स्कंदगुप्त। दरअसल स्कंदगुप्त 450 ईस्वी के आसपास में जो हुड़ों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के ही समय में हुआ था, 450 ईस्वी के आसपास में। ठीक है, देखिए इसने हुड़ों को तो हरा दिया था स्कंदगुप्त ने, लेकिन इनडायरेक्टली जो था हुड़ों का आक्रमण वो गुप्त साम्राज्य को कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया था। तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था हुड़ों के आक्रमण का गुप्त साम्राज्य पर। ठीक है, स्कंदगुप्त का नाम ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडो कोट्स ने से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स, बी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर। तो इसका जो आंसर है वो है विलियम जोन्स। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम वचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो आंसर इसका है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में ही, महाबोधि मंदिर में। ठीक है, देखिए इसको जो है इसका जो निर्माण था महाबोधि मंदिर का अशोक ने स्टार्ट किया था, और अशोक 3rd BC में ही थे। ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो निर्माण अशोक ने स्टार्ट करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, राजतरंगिणी। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर सब लोग जानते हैं, राजतरंगिणी है। ठीक है, असल कल्हड़ ये जो राजतरंगिणी है वो कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश डालता है, और ये 1150 AD के आसपास में लिखा था कल्हड़ ने, और राजा जय सिंह जो थे वहाँ पे कश्मीर में, उनके शासनकाल में ये लिखा गया था, राजा जय सिंह। ठीक है, तो ये कल्हड़ की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है राजतरंगिणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवाहन वंश, चेदी वंश, सातवाहन वंश, रट भोजक वंश से, और ई ऑप्शन है। तो इसका जो आंसर देखिए 2 है। पहले अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो इसका आंसर ई होगा, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, और कौन कौन सा है? महामेघवाहन वंश, चेदी वंश। तो देखिए जो खारवेल था वो
उड़ीसा के चेदी वंश से संबंधित था। और चूंकि चेदी वंश का जो संस्थापक था वो महामेघ वाहन था, इसलिए इसमें महामेघ वाहन वंश भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसके हिसाब से जो आंसर होगा वो ई सही होगा, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग, कनिष्क, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा गया है। और ये कहा किसने था? ये कहा था विंसेंट स्मिथ। दरअसल समुद्रगुप्त के जो विजय अभियान थे, इससे विंसेंट स्मिथ काफ़ी प्रसन्न हुए थे, तो उसकी वजह से इनकी एक बुक थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा। तो इसी बुक में ही इन्होंने इसे भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्ष। तो इसका जो आंसर है वो है कनिष्क। ठीक है, देखिए जब कनिष्क के समय में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, बौद्ध संगीतियाँ आप लोग रट लीजिएगा कि कौन सी कब हुई थी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो उसमें जो चतुर्थ हुआ था वो कनिष्क के काल में हुआ था, कुंडल वन में। तो उस समय क्या था कि बौद्ध धर्म दो भाग बट गया था, हीनयान और महायान में। ठीक है, तो महायान में जो है बुद्ध को एक देवता के रूप में माना गया। ठीक है, और उनकी पूजा भी स्टार्ट कर दी गई। तो उसी समय जो है गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? फायान, वेनसांग, इत्सिंग और तारानाथ। तो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के समय में वेनसांग आया था। देखिए इनके आने का जो क्रम है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो चीनी यात्री थे, बार बार ये पूछता है कि पहले कौन, कभी कभी क्रम के हिसाब से भी पूछ देता है कि पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था, और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि किसके शासनकाल में आया था। तो मैं यहाँ आपको एक बार बता देता हूँ। फायान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं। 405 ईस्वी से 411 के आसपास में आया था ये। ठीक है, 405 से 411। तो पहले फाहियान आया, फिर उसके बाद में वेनसांग आया। ठीक है, वेनसांग आया। वेनसांग जो था वो आया था, नालंदा में विजिट किया था हर्षवर्धन के समय में। नालंदा में एक्चुअली वो बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा के लिए आया था। तो ये आया था आपका 630 से 645 के आसपास में ये भारत में रहा है। तो पहले फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में 405 से 411, फिर उसके बाद वेनसांग आता है 630 से 645, फिर इत्सिंग आता है। ठीक है, इत्सिंग ये 671 ईस्वी के आसपास में आया था। 671 की ईस्वी के आसपास में आया था, और ये बस बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए और घूमने के लिए आया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहले फाहियान, फिर वेनसांग, फिर इत्सिंग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। आपको इनका सुमेलन करना है। तो देखिए ये तो अगर आपको इसमें 1-2 आंसर भी ढंग से पता है तो आप आराम से इसको कर ले जाएंगे। तो जन्म, देखिए ज्ञान प्राप्ति तो लगभग सबको पता है कि ज्ञान प्राप्ति बोधगया में ही हुआ था। और फिर उसके बाद जो इनका प्रथम वचन था वो सारनाथ में है। कि इसमें मैंने ऑप्शन को इंक्लूड नहीं किया है, वो मिलाने के लिए था, तो मैं सोचा सीधे सीधे यहाँ पर बता दूंगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था, और जो निधन था वो कुशीनगर में हुआ था। फिर से देख लीजिए एक बार, जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था, और ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ था, प्रथम वचन सारनाथ में था, और निधन जो है वो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगिरी जिसको बोलते हैं, गया, पाटलिपुत्र और वैशाली। तो इसका जो आंसर है वो राजगिरी है। देखिए इसमें मैं बताया ना कि जो चारों बौद्ध संगीतियाँ हुई थी उन चारों को रट के रखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन हुई थी। मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जो था पहला था जो था राजगीर था, दूसरा था वैशाली, और तीसरा था पाटलिपुत्र, और चौथा था कुंडलवन। ठीक है,
राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। और इस किसके शासन काल में हुआ था? तो ये हुआ था, पहला जो राजगीर में हुआ था वो अजातशत्रु के काल में हुआ था, और जो वैशाली में हुआ था वो कालाशोक के टाइम में हुआ था, और जो पाटलिपुत्र में हुआ था वो अशोक के टाइम पे हुआ था, और जो कुंडलवन में हुआ था वो कनिष्क के समय में हुआ था। ठीक है, तो ये आप रट लीजिए इसको। ये कोई ना कोई बौद्ध संगीति हर बार एग्जाम में किसी न किसी तरह से घुमा फिरा कर पूछ देता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, एथेंस, स्पार्टा और पाटलिपुत्र। तो देखिए ऐसा था कि उस समय जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में 2 को अगर हटा दिया जाए तो बाकी 14 जगह जो था वो राजतंत्रात्मक सरकार थी, मतलब राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, और 2 जगह जो था बज्जी और मल्ल, बज्जी और मल्ल, यहाँ पर जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। उसमें जो था मल्ल जो था सबसे पूर्व माना जाता है। मल्ल में जो वैशाली नाम का एक वैशाली के जो लिच्छवी थे वो सबसे शक्तिशाली माने जाते थे, और वहीं पे पहली बार गणतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना हुई थी वैशाली में। जो लिच्छवी है, वैशाली के जो लिच्छवी थे वही सबसे शक्तिशाली थे, वहीं पे प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था अपनाई गई थी। ध्यान रखिएगा कि जो 14 थे, 14 में जो था वो राजतंत्रात्मक था, और 2 में गणतंत्रात्मक था। और 2 में कौन कौन था? मल्ल और वज्जी। और मल्ल में ही वैशाली के लिच्छवी आते थे। ठीक है, जिसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था सबसे पहली थी। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव और हरिदेव। तो इसका जो आंसर है वो है नान्यदेव। ठीक है, तो ये जो कर्नाट वंश था वो कब 1100 ईस्वी के आसपास में था। 1100 से 1330 ईस्वी के आसपास में था, ईस्वी। ठीक है, एडी, कंफ्यूज मत होइएगा। तो उस समय था, और उस समय इसके संस्थापक जो थे वो नान्यदेव थे। दरअसल ये जो कर्नाट वंश था इसको बोला जाता है मिथिला का स्वर्ण युग। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए घुमा करके, मिथिला का स्वर्ण युग था जब तक ये कर्नाट वंश का शासन था। ठीक है, स्वर्ण युग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन, रसायन विज्ञान। तो इसका आंसर जो है वो बौद्ध धर्म दर्शन ही है। देखिए नालंदा जो है वो ये राजगृह के पास में है, और इसकी जो स्थापना थी वो गुप्त काल के आसपास में हुई थी, गुप्त काल में। और इसमें जो था वो इसलिए मानते हैं गुप्त काल को क्योंकि उस समय जो कुछ गुप्त काल के शासक थे, कुमार गुप्त, बुद्ध गुप्त, ये सब कुमार गुप्त, बुद्ध गुप्त और तथागत गुप्त, इन लोगों ने काफ़ी दान दिया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये गुप्त युग से संबंधित है नालंदा विश्वविद्यालय, और बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, गुशुंग, गुप्त और कुषाण। तो इसका जो आंसर है वो है मौर्य। और देखिए नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद, और घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से मारकर ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। दरअसल नंद वंश के समय में जनता काफ़ी त्रस्त हो गई थी, और इसलिए ऐसा कदम उठाना पड़ा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। तो इसका जो आंसर है वो है बी, अंगुत्तर निकाय में। देखिए अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में ये 16 महाजनपद की सूची मिलती है। देखिए सूची तो जो है जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में भी मिलती है। भगवती सूत्र नाम याद रखिएगा। लेकिन वहाँ पे जो है 16 महाजनपद जो पढ़ते हैं जिनका नाम, वो भगवती सूत्र में वो नाम अलग अलग था।
उनका नाम। तो इसलिए हम ये जो इसी को सही सोर्स मान करके चलते हैं, जो 16 महाजनपदों के नामों का है उत्तर निकाय, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखदत्त और अश्वघोष। तो इसका जो आंसर है वो है विशाखदत्त। देखिए, विशाखदत्त की जो एक बुक थी मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस में ही ये चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है। इसको कुलहीन भी कहा गया है, उसी में मुद्रा राक्षस में कुलहीन भी कहा गया है, नंद राजा का पुत्र भी कहा गया है। ठीक है, और देखिए, और ये था मुद्रा राक्षस जो था उस पर धुंडी राजा नाम के लेखक थे, जिसपे उन्होंने मुद्रा राक्षस पे टीका लिखी थी। तो इसमें फैक्ट यही है कि विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है, और मुद्रा राक्षस पे जो टीका लिखी थी वो धुंडी राज ने लिखी थी। धुंडी राज। ठीक है, ये था। और इसी में जो है मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन और राजा नंद का पुत्र भी बोला गया है, नंदराज भी बोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मगध की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज या राजगिरी या चंपा? तो इसका जो आंसर है वो है गिरिव्रज, पहला यही था। उसके बाद क्या किया था उदयन ने, कि जो उदयन था उसी ने राजगिरी से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र शिफ्ट किया था। ध्यान दें, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया है घुमा फिरा करके, इसलिए आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है इस पर। नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य, कुषाण, गुप्त और पाल। तो अभी मैंने पीछे के क्वेश्चन में एक जगह बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय में की स्थापना गुप्त काल में की गई थी, जिसमें कई सारे लोगों ने दान दिया था, जिसमें कुमार गुप्त वगैरह हो गए, बुधगुप्त, तथागत गुप्त, इन लोगों ने दान दिया था जिससे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हो सके। तो ये काफ़ी ज़्यादा दान दिया था। ठीक है, इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो है बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, बख्तियार खिलजी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व चौथी, 4th BC, 6वां BC, 2रा BC और पहली शताब्दी, ईसा पूर्व पहली शताब्दी BC। तो इसका जो आंसर है वो 6th BC है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। तो इसका जो आंसर होगा वो चंद्रगुप्त है। देखिए, अशोक ने सिर्फ एक ही विजय जो फेमस है इनका, कलिंग की विजय अशोक का है, और बाकी जो इसमें जो ऑप्शन है चारों में, चंद्रगुप्त को ही माना जा सकता है। दक्कन विजय में जो लेख वगैरह मिले हैं उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।